हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर मैं क्लास 11 की अकाउंट्स बता रही हूं, जिसमें मैं आपको वन शॉट रिवीजन की सीरीज लेकर आई हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा चैप्टर इसी वीडियो में समझा दूंगी। उसके थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी करा दूंगी। इससे पहले मैं जो वीडियोस लेकर आई हूँ वो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो हैं। वो दो वीडियो बनाए हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें सारी टर्म्स, जितनी भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो भी सारा इंट्रोडक्शन में आता है वो मैंने बता दिया था। आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन आपको कहीं और जाकर पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। यदि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको मेरे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टा पर भी मेरा अकाउंट है। सभी जगह जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही हम आगे जनरल एंट्रीज करना या आगे अकाउंटिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को स्किप करना बिल्कुल नहीं करना है हमें। स्किप मतलब यदि आप ये सोचें कि अकाउंटिंग इक्वेशन को स्किप कर दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इस एक ही वीडियो में मैं पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझा दूंगी। क्या होती क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस्ड ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है इस बात का? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, है ना। इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैड ड्यूअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई सामान खरीदना हुआ, कोई सामान बेचना हुआ, उसके दो इफेक्ट होंगे। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। डेबिट को हम DR डॉट भी लिखते हैं और क्रेडिट को CR डॉट भी लिखते हैं। ठीक है ना। इट होल्ड दैट एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट इज इक्वल अमाउंट। मतलब अब क्या है, डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट हो गए। अब जो डेबिट में अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट क्रेडिट में आना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहती है कि दो जो जगह इफेक्ट आ रहा है पर दोनों का जो अमाउंट है वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेबिट का अमाउंट अलग आ रहा है, क्रेडिट का अमाउंट अलग आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, इसके दो नाम हैं। That a company total assets, the sum of its liability, its shareholder equity, it ensure the balance sheet is balanced। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हमारी जो आखिरी में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, तो जो वो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा इक्वल आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो डेबिट किया गया है वही क्रेडिट किया गया है। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होता है तो बैलेंस शीट हमेशा हमारी इक्वल आती है। ठीक है ना। अब मैथमेटिकली यदि हम इसको देखते हैं, यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन का मैथमेटिकली फॉर्मूला देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। छोटा सा ये फॉर्मूला समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने परचेज किया कुछ, ठीक है ना, एसेट्स परचेज, मैंने कोई एसेट परचेज की, तो मेरे पास एसेट आ गई, एसेट आई ना। मैंने कोई एसेट परचेज की, सपोज फर्नीचर परचेज किया। एसेट मतलब संपत्ति, फर्नीचर मतलब कोई भी टेबल कुर्सी मैंने खरीदी तो मेरे पास वो आ गई। तो क्या हुआ, मेरे पास मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। साथ ही साथ मेरी जो पेमेंट किया मैंने उसका, वो पैसा मेरा चला भी तो गया ना। तो मेरी जो कैपिटल थी वो कम हो गई, या जो मेरे पास जो पैसा था वो कम हो गया, क्योंकि वो चीज़ को परचेज करने में मैंने क्या किया, उस चीज़ को परचेज करने में मैंने पैसा दिया, कैश दिया, तो मेरी वो चीज़ कम हो गई। तो एक चीज़ बढ़ी, उसका मैं जो अमाउंट जैसे सपोज 5 लाख है वो करूँगी, और एक चीज़ जो कम हुई उसका जो मैंने पेमेंट किया उसको मैं 5 लाख करूँगी। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है, जैसे लायबिलिटी, ये जो फॉर्मूला है ये कह रहा है लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो निकालना है, तो जितनी भी एसेट्स है उसमें से हम कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी निकल जाएगी। इसी फॉर्मूले को यदि मैं उल्टा करके लिख देती हूँ कि एसेट्स निकालनी है मुझे, तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कर दूंगी। इसी फॉर्मूले को और भी तरीके से निकालना है तो कैपिटल कैसे करूंगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब ये तीनों ही चीज़ एक ही हैं कि यदि मुझे लायबिलिटी निकालनी है, एसेट्स निकालनी है या कैपिटल निकालनी है, तो मैं इन तरीकों से निकाल सकती हूँ। क्लियर?
अब क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट होता है हमें वो भी देखना है। और ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन by the same amount or one side of the equation only by both increasing और decreasing by equal amount। इसका ये कहना है कि या तो both side same amount आएगा, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड सेम अमाउंट आएगा। यदि अमाउंट एक जगह कम हो रहा है, किसी कारण से एक जगह कम हो रहा है, तो दूसरी जगह भी वो अमाउंट कम ही होगा और उसका इफेक्ट ये होगा कि दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं कैसे, आगे समझते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू आइटम, ऐसे ट्रांजैक्शन दो आइटम को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, है ना, वो होते हैं ट्रांजैक्शन इफेक्ट अपोजिट साइड ऑफ साइड्स आर। देखो इंक्रीज इन एसेट, इसे ध्यान से समझना, यदि कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कैसे, जैसे हमने कोई सामान उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने कोई सामान उधार खरीदा, हमने सामान खरीदा तो हमारे पास वो सामान आ गया, तो जो हमारा स्टॉक है, जो हमारी एसेट्स हैं, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन साथ ही साथ क्या इंक्रीज हो गई, हमारी लायबिलिटी। मतलब हमने उधार खरीदा है, अभी पैसा नहीं दिया है, बाद में देंगे, लेकिन देना तो है ना, तो हम कौन हो गए, उसके क्रेडिटर हो गए, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो दोनों चीज़ इंक्रीज हो गई ना, हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है, हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है, लोन फ्रॉम बैंक, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज एसेट्स, कैश आ गया, बैंक से हमने लोन ले लिया तो हमारे पास कैश आ गया, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोन को हमेशा हमें रखना थोड़ी है, उसे पेमेंट भी करना है, तो हमारा बैंक लोन की जो लायबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे हमारी लायबिलिटी कम होती है, साथ ही साथ हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है। जैसे पेमेंट टू अ क्रेडिटर, ठीक है, ये एग्जांपल है। हमने जो ये लोन लिया था, ये जो हमारी लायबिलिटी थी, अब हमने उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट टू द क्रेडिटर। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, मतलब हमें जो पैसा देना था अब हमें नहीं देना, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लेकिन साथ ही साथ हमारी एसेट्स भी कम हो गई, क्योंकि जब हमने लोन चुकाया तो हमारे पास से पैसा चला गया, हमारी लायबिलिटी कम हुई लेकिन हमारा पैसा भी कम हो गया। तो ये सेकंड कंडीशन हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। देखो जब भी कोई ऑनर या बिजनेसमैन कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो क्या होता है ना, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो यही वो बोल रहे हैं कि यदि कोई इंक्रीज की गई एसेट्स हैं, ठीक है ना, इंक्रीज ऑनर कैपिटल भी हो जाएगी। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, यदि कोई प्रोप्राइटर, ओनर, बिजनेसमैन, ये सभी लोग एक ही नाम है, ठीक है ना, जैसे हमारे नाम होते हैं ना घर के, सोनू, मोनू, टिंकी, पिंकी, तो वैसे ही इनके एक ही नाम है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, इंक्रीज एसेट्स, यदि कोई हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, तो जो बिजनेस है उसका काम क्या है, उस कैपिटल को वापस ओनर को देना, तो इंक्रीज एसेट्स हुई, लेकिन लायबिलिटी मतलब ओनर को कैपिटल देने की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। डिक्रीज द ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज द एसेट्स। ड्रॉइंग बाय द प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग का क्या मतलब है, आहरण, हिंदी में बोलते हैं इसको आहरण। मतलब क्या, यदि उसने कोई पैसा निकाला तो वो पैसा निकालने से क्या हुआ, ऑनर्स की जो कैपिटल, डिक्रीज लायबिलिटी, मतलब जो ओनर की कैपिटल है वो कम हो गई क्योंकि पैसा निकाल दिया, लेकिन उसके पास पैसा आ गया तो क्या हो गया, साथ ही साथ उसकी एसेट्स भी डिक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें कम हो गई ना, कैपिटल भी कम हो गई और एसेट्स भी कम हो गई। क्लियर, समझ में आ रही है ये बात। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन अपोजिट, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, ठीक है। यदि कोई एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है दूसरी एसेट्स, जैसे ट्रांजैक्शन सच एज कैश परचेज और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब हमने कोई सामान कैश में खरीदा और या हमें डेटर से पैसा मिला,
तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई ना, हमारे पास सामान आ गया या हमें डेटर से पैसा मिला तो कैश या बैंक में पैसा आ गया, लेकिन हमारी दूसरी एसेट्स कम हो गई। जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो हमारे पास से कैश चला गया या हमने डेटर्स को पैसा दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीजें डबल इफेक्ट डालती हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, जैसे इनने क्या किया, लेनदार को पैसा देना था, अब उन्होंने पैसे की जगह क्या कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मतलब उन्हें बाद में पैसा दिया जाएगा। अब क्या हुआ, इससे उनकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी लाइबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब पैसा तो देना ही है, अभी नहीं देना है तो बाद में देना है, वो इंक्रीज हो गई। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब ऐसा बोला है कि ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जिनका दो या दो से ज्यादा आइटम पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन सेल इज, देखिए क्या एग्जांपल कह रहा है, व्हेन सेल इज मेड इन कैश फॉर 30,000, मतलब कोई सामान बेचा 30,000 में, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, मतलब जो बनाने का खर्चा था वो तो कितना था, 25,000 था, लेकिन उसमें उन्होंने 5,000 प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दो चीज़ इंक्लूड हो गई, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000, रिड्यूस एसेट्स, मतलब ये एसेट्स को इसने रिड्यूस कर दिया, और फिर इंक्रीज कितना हो गया, कैश 30,000, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब मोर देन 2 आइटम हो गया ना, एक तो कॉस्ट, एक प्रॉफिट और एक सेल्स। ठीक है, तो 3 चीजें इंक्लूड हो गई। तो कभी कभी अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीजें भी इंक्लूड होती है, लेकिन दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे करते हैं, एक एक करके ही मैं आपको समझा रही हूं। जैसे राम है, राम कौन है, राम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 में, 20,000 में। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है मैथमेटिकल वाला, कौन सा, एसेट्स का। ठीक है, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बिजनेस कितने में स्टार्ट किया, 20,000 में, तो क्या हुआ, उसकी जो कैपिटल है, ठीक है, जो कैपिटल है 20,000 वो कम हो गई, कम हो गई ना, यहाँ पर उसने ये कैपिटल लगा दी तो ये कैपिटल उसकी कम हो गई, तो यहाँ पर वो 20,000 लिख देगा। पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो उसकी एसेट्स है बिजनेस की वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई ना, तो यहाँ पर भी उसको 20,000 लिखना पड़ेगा। तो ये 20,000 और ये 20,000 ये दोनों इक्वल आ गए। समझ में आया। इसी तरह से इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं कि पहले तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 का कैपिटल के साथ, फिर उसने फर्नीचर परचेज किया 500 का कैश में, तो पहले के 20,000 तो है ही हमारे एसेट्स के और कैपिटल के भी 20,000 है। अब उसने 500 का क्या किया, अब उसने 500 का क्या करा, कैश में सामान खरीद लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश चला गया 500 का, दिख रहा है आपको, कैश गया ना 500 का, क्योंकि उसने सामान खरीदा। एसेट्स के अंदर ही कैश और फर्नीचर आएगा, तो कैश 20,000 उसके पास एसेट्स थी, उस एसेट से उसने 500 का कैश खरीद लिया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 500, तो 19,500 आ जाएगा, और यहाँ पर फर्नीचर आ गया तो ये 500 प्लस हो जाएगा, तो फिर दोनों तरफ का इक्वल आ गया। देखिए यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, मतलब एक एसेट्स कम हो रही है तो दूसरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, यही चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पर यदि हमारे पास से कैश कम हुआ तो हमारा फर्नीचर आ गया 200 रुपये का, तो सॉरी 500 रुपये का, तो उसको मुझे प्लस कर देना है। इसी तरह से इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, परचेज गुड्स इन कैश, मतलब क्या हुआ कि हमने कैश में सामान खरीद लिया, तो हमारे पास से क्या हुआ, पहले हमारे पास कितना बचा हुआ था, देखिए हमारे पास कितना बचा है, 19,500 तो कैश बचा है, क्योंकि हमने 500 का फर्नीचर खरीद लिया। यहाँ पे तो हमारी कैपिटल 20,000 चल ही रही है, लेकिन मैंने फिर 100 नहीं है बच्चों, 1000 है, फिर मैंने क्या किया, गुड्स खरीद लिया 1000 का, तो यहाँ पर 19,500 में से 1000 माइनस हो गए, लेकिन मेरे पास गुड्स भी तो आ गया ना, तो मुझे यहाँ पर इसे प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने माइनस किया तो 18,500, 500 का तो फर्नीचर है ही, और 1000 का मेरे पास गुड्स आ गया, तो फिर यहीं पर 20,000 आ गए, और ये 20,000 और ये 20,000 इक्वल हो गया। क्लियर हुआ ना। बस वही चीज़ बताई है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों तरफ की चीज़ें इक्वल आती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड, मतलब ऐसे खर्चे जो हुए हैं,
ठीक है ना। ऐसे खर्चे जो हुए हैं लेकिन अभी तक मैंने उन्हें पेमेंट नहीं किया है। जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको सैलरी देना है, पर मैंने कहा इस मंथ में सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारी सैलरी में अगले मंथ दे पाऊंगा, लेकिन मेरा तो खर्चा हो गया है ना, पर मैंने दिया नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आप समझ जाइएगा कि पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, ऐसे खर्चे जो अभी हुए नहीं है लेकिन हमें पता है होने वाले हैं, उनका हम क्या करेंगे, एडवांस में पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब ऐसे इनकम जो हमें हो गई है पर मेरे पास अभी रिसीव नहीं हुई है, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम। उसी तरह से अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब ऐसी इनकम जो अभी मुझे हुई नहीं है लेकिन उसका पैसा मिल गया है, अभी मेरे ने उसके लिए काम नहीं किया है लेकिन उसका मुझे पैसा मिल गया है, उसे क्या कहेंगे, अनअर्न इनकम। ठीक है, अब इस चीज़ के बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन है और उसका आपको सॉल्यूशन देना है, मैंने लिखा हुआ है, आपको बस समझाती जाऊंगी मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। इसका एग्जांपल दो कि एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट्स डिक्रीज हो रही है। कैसे, जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, कैसे हुआ, परचेज ऑफ फर्नीचर में एक एसेट्स इंक्रीज कैसे हो रही है और दूसरी कैसे डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो हमारी एक एसेट्स बढ़ गई और दूसरी एसेट्स कम हो गई ना। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो परचेज ऑन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने कोई सामान उधार में खरीदा, फर्नीचर उधार में खरीदा, तो हमारे पास फर्नीचर तो आ गया लेकिन हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, क्योंकि बाद में तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर या प्रोप्राइटर, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब क्या हुआ, हमारे पास कैश भी आ गया और हमारे पास कैपिटल भी आ गई, तो दोनों ही चीजें हमारी इंक्रीज हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ वाला, आपको एक समझाने के बेसिस पे मैंने करा है। डिक्रीज इन एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कम हो गई और उससे हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो डिक्रीज इन कैश, कैश चला गया, उनको पेमेंट कर दिया, तो और साथ ही साथ क्रेडिटर भी हमारे कम हो गए। ठीक है, वो भी कम हो गए, लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई। डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, कैश विड्रॉ करा ओनर ने या प्रोप्राइटर ने, तो हमारा कैश कम हो गया, साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी कम हो गई। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, है ना। कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू अ कैपिटल, यदि कोई पार्टनर ने लोन लिया था, ठीक है ना, उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारी क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई हमारी कैपिटल इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास कैपिटल आ गई, लोन था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और हमारे साथ लोन खत्म हो गया हमारा, तो हमारा जो लोन की जो हमारे ऊपर था वो कम हो गया। इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो एक कम हुई है और दूसरी भी ऐसी लाइबिलिटी जो एक इंक्रीज हुई है और दूसरी कम हुई है, तो कौन सी है, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, यहाँ पर बिल पेबल इंक्रीज हो गए और साथ ही साथ हमारे जो क्रेडिटर थे वो कम हो गए। चलिए अब एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बता देती हूँ, इससे क्या होगा, आपको इसका फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और किस तरीके से इसको बनाते हैं वो भी पता चल जाएगा। देखिए वन शॉट वीडियो वैसे तो ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, छोटे से में ही हमें समझाना होता है, तो वही चीज़ हम करने वाले हैं कि भैया छोटे में ही आपको समझाएंगे कि कैसे वन शॉट वीडियो में आप सारी चीज़ें एक साथ समझ लें। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरीके से आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे किसी भी तरह के जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस लिखे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 कैश से, बैंक अकाउंट ओपन किया विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4500, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फ्रॉम 11200। इस तरीके से आपसे हमेशा जनरल एंट्री भी आप जब करेंगे तो इसी तरह से आपको ट्रांजैक्शन लिखे होंगे और फिर आपको एंट्री करनी होगी। अभी यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह के ट्रांजैक्शन लिखे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तरह का फॉर्मेट बना लिया जाता है, नंबर लिखा जाता है सीरीज नंबर ऊपर,
लिखा है ये सीरीज नंबर। इसके बाद ट्रांजैक्शन जो होता है उसे लिखा जाता है, ये मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का बता रही हूँ। उसके बाद वो फॉर्मूला लगाते हैं, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मोस्टली अधिकतर यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में आपको थोड़ा सा एसेट्स वाला पोर्शन वो बड़ा बनाना होता है, क्योंकि कितनी भी एसेट्स आ जाती है। अभी तो यहाँ पर देखो 3 ही ट्रांजेक्शन दिए हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसा सीरीज में नंबर 1 डाल के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश से जब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, कैपिटल कम हो गई ना। ओनर ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैपिटल लगाई, तो क्रेडिट में इस साइड कैपिटल साइड क्या आ जाएगा 45,000। साथ ही साथ हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई कैश, तो यहाँ पर 45,000 आ जाएगा। लिखा है ना स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000, यहाँ पर 45,000 आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसी लाइन से उसे हॉरिजेंटल लाइन से इसे क्लोज कर देंगे, फिर नीचे ये बैलेंस ले आएंगे 45,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4500। तो यहाँ पर इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला है 4500। तो क्या किया, जो कैश था 45,000 में से, देखिए 45,000 में से जो कैश था इसको इन्होंने कम कर दिया। ये हमने ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ब्रैकेट का मतलब हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा माइनस करना होता है, यहाँ पर ब्रैकेट से ही शो किया जाता है। 45,000 में से जब 4500 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 40500। साथ ही साथ लेकिन मेरी बैंक भी मेरी एसेट से है, बैंक भी तो मेरा ही है ना, तो जब बैंक में पैसा पहुंच गया तो वहां पर 4500 कर देंगे और प्लस करके यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी 11,200। देखिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, यदि कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, यदि लिखा नहीं है कि कैश में खरीदा है, तो आपको हमेशा लेके चलना है कि इन्होंने क्रेडिट में खरीदा है। आगे आप जनरल एंट्री भी करोगे तब भी आपको ये चीज़ क्लियरली ध्यान रखना है कि जब ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप समझ लीजिएगा कि इन्होंने किस में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिट में जब खरीदा है तो इनकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 11,200 यहाँ पर हम लाइबिलिटी में लिख देंगे, और 11,200 स्टॉक बढ़ गया उसे लिख देंगे। और इस तरीके से 40500 माइनस करने पे आया ना 4500, 11,200 और यहाँ का भी ये हो गया, तो हुआ क्या, ये दोनों इक्वल हो गया। फिर इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के नीचे शो कर सकते हैं, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक क्रेडिटर्स कैपिटल, और यहाँ पर 56,200 दोनों तरफ का हमारा टोटल आ गया। क्लियर हुआ, इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है। ट्रांजैक्शन दिए होते हैं, आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर कंप्लीट करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझा दिया है, एक क्वेश्चन भी करवा दिया है, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करना होता है, सब मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा दिया है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।